गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब आप वीडियो के प्रोफाइल पिक्चर को देखे होंगे तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि अरे ये वीडियो तो हम लोग देख चुके हैं, ये लेक्चर सुन चुके हैं, फिर से लेक्चर 1। तो कारण ये था, दोबारा लेक्चर 1 यानी विद्युत आवेश को फिर से बतलाने का वजह ये था कि जो वीडियो था वो मेरा पहला वीडियो था और उसमें वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमजोर था। अच्छे तरह से लिखावट नहीं दिख रहा है, बोर्ड पूरी तरह से गंदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको रिफ्रेश करके फिर से बता दिया जाए। तो अगर आप पुराने वीडियो को देख चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट करेंगे। आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन को भी बताते चलेंगे, इसलिए दोबारा जरूर देखिएगा। और आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो 12th क्लास के फिजिक्स में सबसे पहला इकाई शुरू करते हैं और पहला इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के अनुसार अगर कहे तो 8 नंबर का है, 8 मार्क्स। मतलब 12th में 8 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि 8 नंबर का ही पूछा जाएगा। हाँ, ये उसका औसत मान है, कभी 8 से ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। ऐसे पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड बताया आपको। तो इस इकाई से यानी स्थिर वैद्युतिकी से 10 नंबर से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी साल 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर ऐसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी औसत जो मान है, इसका एवरेज मान है, वो कितना है? 8 नंबर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक स्थिर और दूसरा वैद्युत या विद्युत। तो कितने वर्ड से बना है? 2। पहला वर्ड क्या है? स्थिर, और दूसरा वर्ड है वैद्युत या विद्युत। दूसरा वर्ड क्या है? वैद्युत या विद्युत। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, यानी विराम। विराम तो आप समझ रहे होंगे। और विद्युत मतलब होता है आवेश। विद्युत मतलब क्या होता है भाई? आवेश। तो आपको इस चैप्टर का डेफिनेशन पता हो गया, इस इकाई का अर्थ क्या है वो पता चल गया। विराम आवेश यानी अब यहां देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी या भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस इकाई में हम लोग विद्युत आवेश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विद्युत आवेश को पढ़ेंगे। लेकिन जो आवेश की स्थिति है वह कैसा होगा? स्थिर यानी विराम, यानी रुका हुआ रहेगा। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है, ये चैप्टर तब शुरू होगा जब हम लोग ये जानेंगे कि आवेश क्या है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं, आवेश। आवेश या विद्युत आवेश भी लिख सकते हैं आप। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज या सिर्फ आप चार्ज भी लिख सकते हैं, सिर्फ चार्ज भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब विद्युत आवेश, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। विद्युत आवेश क्या है? ये कैसे उत्पन्न हुआ होगा? मतलब इसे उत्पन्न करने की क्या विधि है? ये कौन सी राशि है? ये कहां पाया जाता है? इसके मात्रक क्या है? इसकी विशेषताएं यानी गुण क्या है? बहुत सारे प्रश्न इस दिमाग में उठना शुरू हो गया होगा, प्रश्न घूम रहे होंगे आपके दिमाग में। तो सभी प्रश्नों का जवाब बारी बारी से दिया जाएगा। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि आवेश है क्या। ऐसे आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण है घर्षण। क्या है? घर्षण। बचपन में हम लोग खेल खेल में क्या करते थे कि जब स्नान करके आते थे, बाल ड्राई हो जाता था, सूख जाता था, कंघी करते थे हम लोग, तो बाल खड़ा के कंघी में सटने लगता था। तो वहां पे क्या होता था? चार्ज जनरेट हो जाता था। क्या होता था? चार्ज। जैसे
स्कूली लाइफ में, जब स्कूल लाइफ में हम लोग थे, अभी भी आप स्कूल में, प्लस 2 अब स्कूल में, कॉलेज में अब नहीं है, तो पेन को ऐसे बाल पे लगातार जब रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते तो उसको अपनी ओर खींच लेता था, तो वहां पे भी क्या उत्पन्न हो जाता था, चार्ज डेवलप कर जाता है। यानी मुख्य रूप से अगर कहें तो आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है घर्षण, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर्षण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है, और भी वजह और रीजन है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं कि आवेश क्या है। देखो, आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है या वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्षेत्र ऐसे 3 होते हैं हमारे फिजिक्स में। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कौन कौन? एक होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कितने तरह के क्षेत्र? 3 तरह के। पहला गुरुत्वाकर्षण, विद्युत और चुंबकीय। तो ये 11 क्लास में हम लोग देख चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र देख चुके हैं। अब बच गया विद्युत। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न कौन करता था? द्रव्यमान, कि वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता था। और ये दोनों जो क्षेत्र है ये किसकी वजह से उत्पन्न होंगे? आवेश के कारण। तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। आप ये डिफिनेशन भी बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो आइए किसी एक को लिख लेते हैं हम। विद्युत आवेश क्या है? बोलिए। तो लिखेंगे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, किसको उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब प्रश्न ये है, तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, इसको किस अक्षर से सूचित करते हैं? ठीक है, तो विद्युत आवेश को इसे किस अक्षर से सूचित करते हैं? इसे कैपिटल Q या स्मॉल q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को किस अक्षर सूचित करते हैं? कैपिटल Q और स्मॉल q से, दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये कैसी राशि है? विद्युत आवेश जो है अदिश राशि है और ये व्युत्पन्न राशि है। अदिश और व्युत्पन्न है क्योंकि ये मूल नहीं है, मूल गुण है लेकिन मूल राशि नहीं है। मूल राशि कौन है? तो 7 थी, उसमें विद्युत आवेश नहीं था, विद्युत धारा था, विद्युत आवेश नहीं था। तो जब ये मूल राशि नहीं है तो कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो लिख देते हैं यहां पे विद्युत आवेश
विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवेश के मात्रक। देखो, तो विद्युत आवेश का मात्रक देखने से पहले हम ये आपको बता दें कि आप 10th क्लास में विद्युत धारा पढ़े थे। विद्युत धारा क्या था? किसी चालक से, 10 क्लास का परिभाषा बोल रहे हैं विद्युत धारा का, किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी I बराबर था Q/T, था ना? तो उस हिसाब से अगर कहे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो IT, I धारा और T समय, है ना? तो चलो यहां पे पहला लिखते हैं हम SI मात्रक। आवेश का कौन सा मात्रक लिखते हैं पहले? SI मात्रक। तो आवेश का SI मात्रक हो जाएगा, इसका क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर और समय का T समय, समय क्या होता है? सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। और इसी को हम लोग कहते हैं कूलम, जिसे कूलम या कूलोम, इसको कूलोम भी कहते हैं हम लोग। और इसको किस अक्षर से सूचित करते हैं? C कहा जाता है। ठीक है, तो ये आवेश का क्या हुआ? SI मात्रक। अब इसको हम देखेंगे आवेश का CGS मात्रक और FPS और MKS। तो आवेश का FPS मात्रक जो है वो परिभाषित नहीं है, MKS भी परिभाषित नहीं है। तो जनरली हम लोग 12th क्लास में 2 मात्रक पढ़ेंगे, एक SI मात्रक और एक CGS मात्रक। तो अभी हम लोग क्या देखें? SI मात्रक, है ना? ये कौन सा मात्रक है? SI। तो आवेश का SI मात्रक हुआ एम्पियर सेकेंड, जिसे कूलम या कूलम कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग CGS मात्रक। कौन सा मात्रक देखेंगे? CGS। चलिए तो देखते हैं CGS मात्रक। ठीक है, CGS मात्रक 2 नंबर। अब कौन सा मात्रक देखेंगे? आवेश का CGS मात्रक। देखिए, आवेश का CGS मात्रक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आवेश का CGS मात्रक 2 प्रकार का होता है। तो CGS मात्रक 2, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं ESU। समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और इसका आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ESU यूनिट होता है स्थिर कूलम। स्टैट कूलम क्या होता है? स्टैट कूलम। ठीक है, और इसका सिंबल लिखते हैं STC। तो ESU यूनिट कितना हो गया? स्टेट कूलम हो गया। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। CGS में दूसरा क्या लेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी EMU।
और आवेश का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है ये होता है एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम होता है। और इसको हम लोग लिखते हैं एबीसी। क्या लिखते हैं? एबीसी। तो आपने देखा यहाँ पे आवेश का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। और सीजीएस में दो मात्रक देखे, एक ESU स्टेट कूलम और एक EMU एब्सोल्यूट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसका क्या होता है? विद्युत चुंबकीय मात्रक, और इसका होता है स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। ठीक है। अब है कि यहाँ पे हम पढ़े आवेश का SI मात्रक कूलम, और यहाँ पढ़े सीजीएस मात्रक, नहीं स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम। तो इनके बीच एक रिलेशन, संबंध क्या है? तो कैसे हम लोग पहले याद किए ना कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हम लोग जोर नहीं देते थे, याद कर लेते थे। तो जब भी स्टूडेंट एक क्लास से दूसरी क्लास में जब जाता है, जब उसका ग्रोथ होता है एक क्लास से दूसरे में, तो वहां पे उसको कुछ चीजें शुरुआत क्लासों में कुछ चीजें उसको याद करना पड़ता है। तो आप भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है। रिमेंबर, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां पे कुछ कन्वर्जन बताएंगे एक से दूसरे में, यानी SI को सीजीएस में बदलने का। तो देखिए सबसे पहले यहां पे कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है? 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है। तो ये हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कहें 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 स्टेट कूलम इक्वल टू, तो 1 स्टेट कूलम, तो ये सब इधर बटा में आ जाता, तो हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो कितना हो जाएगा? 1 कूलम इक्वल टू, आप इसको याद रखेंगे, 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या उसी को हम लोग लिखते हैं तो हो जाता है 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा संबंध देखते हैं। ठीक है। दूसरा संबंध देखते हैं, इसको और कर लीजिए, ये इससे आया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, यहां पे 2 नंबर 1 कूलम, ये तो आपका ऐसा ही हो गया। और अगर हम लेते किसको? EMU को, तो EMU में क्या होता है? एब्सोल्यूट कूलम। तो यहां जाएगा 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलम, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू कितना आया? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और यहाँ 1 कूलम बराबर कितना आया? 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है। तो ये दोनों का सेकेंडरी फॉर्म है। अब यहां से क्या करते हैं, तीसरे नंबर में हम तीनों के बीच एक साथ रिलेशन ला देते हैं, तो हो जाएगा 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, हो गया। अब यहां पे है कि अगर हम आपसे पूछे कि कूलम, स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन मात्रक है, तो देखो यहां पे है, ये है एब्सोल्यूट, स्टेट और कूलम। यानी कहने का मतलब है कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम बराबर 0.1 एब्सोल्यूट कूलम। 1/10 का मतलब होगा 0.1, यानी 0.1 मतलब 1 का 10वां भाग इसके 1 के बराबर है।
और ये एक अकेले इतना संख्या के बराबर है, तो जिसमें संख्या अधिक गुणा में है इसका मतलब कि उसका वैल्यू क्या है, छोटा है। तो यहां पे सबसे छोटा कौन हो गया, ये, क्योंकि इसका इतना 3 × 10⁹ के अकेले बराबर है 1, तो इसका स्पष्ट है कि इसका जो ये यूनिट है अधिक है, मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा उसका यूनिट बड़ा होगा, क्योंकि m जो nu होता है 11th क्लास में पढ़े थे हम लोग, वह नियत होता है। तो अगर ये तीनों बराबर है, ये तीनों मेजरमेंट अगर बराबर है तो जिसका n कम होगा उसका यूनिट बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा एब्सोल्यूट कूलम, उसके बाद होगा कूलम, और सबसे छोटा होगा स्टेट कूलम। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम लोग देखेंगे मात्रक संबंध पर आधारित बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न था एक स्टेट कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम, डॉट डॉट मतलब कितना कूलम। ये 4 ऑप्शन थे। पहला था 3 × 10⁹, बी 3 × 10⁻⁹, सी था 1/3 × 10⁹, और ये। तो ज्यादा स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे स्टेट कूलम है फिर भी ये मार देता है, जबकि ये उल्टा हो जाएगा। तब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो कुछ नहीं करना था, 1 नंबर पे थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। आप जानते हैं चूंकि 3 × 10⁹, क्योंकि यहाँ स्टेट कूलम है तो पहले उसी को लिखेंगे। स्टेट कूलम इक्वल टू होता है 1 कूलम, होता है ना। तो हमको चाहिए एक स्टेट कूलम का मान। तो जब एक स्टेट कूलम हम लोग लिखेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 × 10⁹ इतना कूलम हो जाएगा ना। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो जाएगा 1/3, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10⁻⁹ कूलम। तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा 1/3 × 10⁻⁹। तो है ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर। तो आवेश का मात्रक भी हम लोग देख लिए, ये बोर्ड में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इसका विमीय सूत्र भी पूछ देता है। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र, तो हम लिखते हैं आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, तो देखो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं Q, और Q बराबर क्या होता है IT। Q बराबर होता है IT। तो I को बीमा लिखते समय हम लोग I भी लिख सकते हैं। समय जो T है इसको हम लोग कैपिटल T लिखते हैं। तो विमीय सूत्र क्या हो गया IT, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं I को A लिखते हैं। जब धारा का विमीय सूत्र हम लिखते हैं तो धारा को A भी लिखते हैं, और ये हो जाएगा T। तो IT भी लिखते हैं विमीय सूत्र, और AT भी लिखते हैं। ठीक है, तो आवेश का विमीय सूत्र IT या AT होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है, मतलब आवेश का प्रकार क्या देखेंगे हम लोग, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज आपको पता है, आप लोग जानते हैं आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले कि पॉजिटिव चार्ज कहते किसको है और निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो किसी भी विद्युता उदासीन पदार्थ, देखो आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन के संख्या से छेड़छाड़। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। तो परमाणु या पदार्थ की बात अगर करें तो विद्युता उदासीन होता है। लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ करेंगे, जैसे या तो उसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो पदार्थ जो है आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ करने पे पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित। तो अगर पदार्थ से या वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है, और इसके विपरीत अगर आवेश दे देते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, धन आवेश। क्या पढ़ेंगे, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, धनावेश किसे कहते हैं? यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से, यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से, यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, तो पदार्थ कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। पदार्थ कैसा हो जाता है, धनावेशित, मतलब पदार्थ पे धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो धनावेशित कैसे होगा समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल देख लो यहां पे, जैसे मान लो सोडियम है, हम सुने सोडियम का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो यहां क्या बन जाता है, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, यानी इस पे रिलेटिव चार्ज कितना है, +1। अब यहां से अगर एग्जाम्पल को चेंज करें, मैग्नीशियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम 2+। तो एक चीज गौर कीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन घटा रहे हैं पदार्थ में, जब भी इलेक्ट्रॉन घटा रहे हैं इस तत्व में, तो उस पर कैसे चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो यानी किसी भी विद्युत उदासीन पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, या कहें कि पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उस पर कैसे चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज दैट एल्युमिनियम है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 3+। 13 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 12 और इसका 11 होता है। तो इसी तरह से मान लो अगर E कोई विद्युत उदासीन पदार्थ है E, और इससे N इलेक्ट्रॉन निकल गया, E कोई विद्युत उदासीन तत्व या पदार्थ है जिससे N इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब इस पे कितने हो जाएंगे, N+। कितने हो जाएंगे, N+। और ये एक जनरल फॉर्मूला का काम करेगा। क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला का काम करेगा यहाँ पे। और याद रखिएगा जब भी N निकलेगा, जैसे मान लो क्लास है, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि 2 बच्चे बाहर जाइए, 3 बच्चे बाहर जाइए, 5 बच्चे बाहर जाइए, ये बोल सकते हैं। ये कभी बोल सकते हैं क्या कि 1.5 बच्चा बाहर जाओ, 2.5 बच्चा बाहर जाओ, 2.25 बच्चा का गार्जियन बाहर इंतजार कर रहे हैं, 5.5 बच्चों का मां आई है, ऐसे नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। उसी तरह से जब भी किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या इलेक्ट्रॉन देना होगा तो वह संख्या पूर्णांक होगा। इसी सिद्धांत को क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए ना। तो जहां n जो है, n क्या होगा, n जो है पूर्णांक संख्या होगा, n क्या होगा, पूर्णांक संख्या। और ये जो पूर्णांक, अब हम लोग देखेंगे कि जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब जब पदार्थ धनावेशित होता है, तो पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, सोच के देखते हैं कि पदार्थ का धनावेशित होने का मतलब है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है, क्योंकि आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिवर्तन। और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो जब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना द्रव्यमान घट जाएगा। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि जब पदार्थ धनावेशित होता है तो क्या होता है। तो देखो, यदि पदार्थ धनावेशित
होता है, धनावेशित होता है, तो धनावेशित होता है तो पदार्थ के द्रव्यमान में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कमी आ जाता है, थोड़ा कमी आ जाता है या कमी हो जाता है। यानी जब पदार्थ धनावेशित होता है तो पदार्थ के द्रव्यमान में क्या होता है, कमी आ जाता है। जैसे मान लो कि एक विद्युता उदासीन पदार्थ है, ये कैसा पदार्थ है, विद्युता उदासीन M, इसका द्रव्यमान कितना है M। ये कैसा पदार्थ है, विद्युता उदासीन, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, विद्युता उदासीन पदार्थ है और इसका द्रव्यमान लिए है M। और दूसरा यहां पे पदार्थ है, इसके द्रव्यमान को हम लिख देते हैं M+, क्या लिखते हैं M+। ये कैसा है, धनावेशित, धनावेशित, ठीक है। और अब बताना है कि दोनों का मास, मतलब किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। यानी पदार्थ एक ही था, पदार्थ एक ही है, उसकी दो अवस्था लिए है, एक बार विद्युता उदासीन है और एक बार आवेशित धनावेशित है। तो धनावेशित होने का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर गया है, तो इससे द्रव्यमान क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहां पे दोनों के बीच जो संबंध होगा, यानी दोनों के द्रव्यमान में, यहाँ पे M+ है और यहाँ पे M, तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो देखो, तो धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब 9.1 × 10⁻31 kg, इतना द्रव्यमान जो है ये बाहर जा रहा है, इतना द्रव्यमान बाहर जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब द्रव्यमान में क्या होनी चाहिए, कमी। तो पहले वाला जो द्रव्यमान है विद्युता उदासीन पदार्थ का, वो धनावेशित पदार्थ के द्रव्यमान से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, ऋणावेशित के लिए। तो ऋणावेशित कब होता है, अब हम लोग ऋणावेशित करेंगे, यानी ऋण आवेश। ऋण आवेश को हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। तो अगर किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो यहां क्या होगा, बोलिए। यहां को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चलिए देखते हैं। तो ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होगा, तो यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से, यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ से यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसमें निकालते थे और इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो पदार्थ ऋणावेशी, तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो पदार्थ यहाँ पे ऋणावेशित कब होगा, देखो, यदि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6। अब इसमें क्या करते हैं हम कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, जैसे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब ही आप इलेक्ट्रॉन देंगे इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे। कैसे, माइनस। जैसे मान लो यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर पे भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये हो जाएगा सल्फर 2-। ठीक है। मान लो फ्लोरीन का नाम सुने आप, बोलो। तो फ्लोरीन में हम क्या करते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ोगे इस पे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन F माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन F माइनस। या अगर हम कहें कि मान लो E जो है कोई विद्युता उदासीन तत्व है और इसमें हम N इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, तो जब N इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो E पे जो है जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, N, तो N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो यहाँ पे N माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो 3 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे 4 माइनस। ठीक है, जहां N क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और याद रखना यहाँ पे जो संख्या ऐड किया गया है तो जो संख्या लेना हमको पॉजिटिव लेना है, माइनस में संख्या ऐड नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ये जो पूर्णांक संख्या वो प्लस होगा। अब है कि क्या प्रभाव पड़ता है द्रव्यमान पे। तो धानावेशित में देखे थे कि यदि पदार्थ धानावेशित होता है तो पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ा कमी आ जाता है। यहाँ पे गौर करके देखेंगे हम तो हो जाएगा कि यदि पदार्थ क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यदि पदार्थ ऋणावेशित होता है, यदि पदार्थ ऋणावेशित होता है तो पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ा वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा वृद्धि हो जाता है, इसमें थोड़ा वृद्धि हो जाता है। ठीक है, कैसे, तो देख लो, जैसे यहां पे है, मान लो यहां पे एक विद्युता उदासीन पदार्थ है जिसका M है और ये M माइनस। ठीक है, M माइनस। तो इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका द्रव्यमान इसमें बढ़ जाएगा ना। पहले निकल रहा था, अब उतना इलेक्ट्रॉन जितना भी आएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप हम क्या लिखते हैं, M में और M माइनस में किसका अधिक होगा, तो ऋणावेशित का द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है। किससे, विद्युता उदासीन से। अब इस पे आधारित कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और फिर अदर एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उम्मीद करें इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन था आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान हो जाता है, आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान, आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये था कि यदि पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं कि आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान, और ऑप्शन है घट जाता है, ऑप्शन बी था बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये बोर्ड क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है। और डी था इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो यहां पे कह रहा है कि आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है, बढ़ जाता है, घट या बढ़ सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होना चाहिए, देखो अगर पदार्थ, ठीक है, अगर पदार्थ धनावेशित है तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो द्रव्यमान घटेगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा। अगर पदार्थ पे
माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो ऋणावेशित का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो बोला ही नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव है, यानी धनावेशित है पदार्थ या ऋणावेशित है, ये क्लियर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, मतलब कोई श्योर नहीं हुआ कि घटेगा कि बढ़ेगा, हम बोलेंगे हाँ परिवर्तन जरूर होगा। आवेशित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हुआ है, या तो बाहर गया या फिर अंदर आया है, तो दोनों स्थिति में परिवर्तन तो होगा द्रव्यमान में, तो क्या बोलेंगे घट या बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन होता, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कहा जाता कि यदि पदार्थ को धनावेशित किया जाता है, यदि पदार्थ को क्या किया जाता है, धनावेशित किया जाता है तो द्रव्यमान ए है घट जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। यहां पे धनावेशित हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देके बताइएगा। इस बार पदार्थ को धनावेशित किया है तो धनावेशित यही है ना, तो धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये आईआईटी के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा था आईआईटी के, आईआईटी में पूछा हुआ था, आईटीआई नहीं आईआईटी में पूछा था। कहा था कि दो गोला है और वो हर तरह से समान है, उनका त्रिज्या भी समान है, गोला का मटेरियल भी समान है, चार्ज का परिमाण भी समान है, लेकिन चार्ज का नेचर अलग अलग था। कह रहा था कि इसे दो गोला है, क्वेश्चन समझ गए आप, दो गोला है, इसका भी रेडियस है r और इसका भी रेडियस है r, ठीक है। हर तरह से ये समान है, मटेरियल परिमाण, इस पे अंतर इतना है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे जो चार्ज था वो माइनस क्यू है। इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू। और ये नहीं कि गोला बड़ा है छोटा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन था कि दोनों गोला का जो त्रिज्या है वो बराबर है, दोनों का मटेरियल समान है, लिख नहीं रहे हैं सुन लीजिए, दोनों का मटेरियल समान है, दोनों पे आवेश के परिमाण समान है, प्लस क्यू का भी क्यू होगा, माइनस क्यू का भी क्यू होगा। तो ये सारा चीज देने के बाद बोला था कि किसका द्रव्यमान अधिक होगा या बराबर होगा, तो दिया था कि m प्लस बराबर m माइनस, एक ऑप्शन ये था। एक ऑप्शन था m प्लस ग्रेटर देन m माइनस, एक ऑप्शन था m माइनस ग्रेटर देन m प्लस, और डी था इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं, तो बोलो क्या होगा, बोलो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, और निगेटिव चार्ज का मतलब इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसका द्रव्यमान कम होगा और इसका अधिक होगा। तो कौन होगा, निगेटिव वाला का द्रव्यमान अधिक होगा, पॉजिटिव वाला का कम होगा। ये बोर्ड क्वेश्चन था, बोर्ड में सॉरी आईआईटी बोर्ड में पूछा हुआ था। अब देखते हैं, और इसमें जो पॉइंट है याद रखिएगा, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। आवेश हम कितने पढ़े, दो, एक क्या था प्लस और एक दूसरा था माइनस। तो जब दोनों प्लस प्लस होंगे तो समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। यानी जब एक ही प्रकृति के दो आवेश को एक साथ रखोगे तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा।
और अगर यहाँ पे माइनस प्लस या दोनों पहले माइनस माइनस भी रख देते हैं तो देखो ये भी दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या है, समान है। तो समान प्रकृति के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी यहां भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो विपरीत प्रकृति के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण विद्युत बल लगेगा। यहां पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण विद्युत बल लगेगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ देखिए, मान लीजिए दो वस्तु है, दोनों विद्युता उदासीन है, दोनों क्या है, विद्युता उदासीन है। जैसे दो वस्तु है और दोनों विद्युता उदासीन है, ठीक है, और दोनों को धक्के रगड़ देते एक दूसरे पे, तो आपको पता है आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, घर्षण है। जैसे बाल को कंघी से ऐसे जब हम लोग बार बार उस पे रगड़ पैदा होगा तो वहां पे चार्ज होता है ना। तो अगर दो विद्युता उदासीन पदार्थ है, दोनों को रगड़ते हैं हम लोग, तो जिसका इलेक्ट्रॉन बंधु मतलब इलेक्ट्रॉन को बांधने वाला एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, तो जिसका कमजोर होगा उसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे निकल के चल गया, इसका दो इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया, कितने इलेक्ट्रॉन चल गया, दो इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि इस पे कितने चार्ज आ जाएंगे, अब इस पे हो जाएगा दो चार्ज, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, दो चार्ज, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, दो माइनस। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो वस्तु को, दो विद्युत उदासीन पदार्थ को रगड़ते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो एक पे चार्ज प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जितना पहले पे प्लस आएगा उतने दूसरा पे माइनस आएगा, यानी दोनों का जो परिमाण है वह हमेशा बराबर होगा। यानी अगर कोई प्रश्न करता है कि अगर इस वस्तु को ए मान लिया जाए, इस वस्तु को बी मान लिया जाए और दोनों को रगड़ने के बाद चार्ज हुआ, इस पे प्लस दो, इस पे माइनस दो, तो कोई कहेगा कि बताओ किस पे अधिक आवेश आया है, तो इस पे कितना है, प्लस दो, इस पे कितना है, माइनस दो। ठीक है, तो बताओ किस पे आवेश अधिक उत्पन्न हुआ है, तो आप बोलिएगा कि दोनों पे आवेश बराबर है। तो कहेगा क्या प्लस दो या माइनस दो बराबर होते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, प्लस दो और माइनस दो बराबर नहीं होते हैं अंकों के लिए। ठीक है, लेकिन आवेश की स्थिति में प्लस 2 कूलम और माइनस 2 कूलम बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आवेश में प्लस और माइनस जो है वह आवेश के प्रकृति का बोध करता है। किसका बोध करता है, आवेश के प्रकृति का। ठीक है, यानी नहीं समझे और फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो जैसे 10 कूलम है और यहाँ है माइनस 15 कूलम, तो कोई पूछेगा कि आप बताओ ये दोनों में यानी 10 कूलम में और माइनस 15 कूलम में कौन अधिक है। तो अगर आप फर्स्ट व्यू से देखेंगे तो ये लग रहा है कि ओ ये तो पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जरूर लग रहा है कि ये ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ये नंबर अगर कूलम को हटा दे तो जरूर 10 आधा 10 जो है अधिक होगा माइनस 15 से। लेकिन अगर कूलम लिखा है तो ये आवेश का प्रकृति हो गया। अंतर इतना है कि ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, लेकिन दोनों में अधिक कौन है, तो माइनस 15 कूलम अधिक है 10 कूलम से। ठीक है, तो ये चीजें आवेश से जुड़ी हुई पॉइंट थी और आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले वीडियो और इस वीडियो में क्या अंतर है। अब आज इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को।